हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। और आज हम बात करने वाले हैं भारत पर महामंदी का क्या असर हुआ, यानी भारत और महामंदी। देखिए, जिस तरीके से हम जानते हैं कि जब महामंदी की शुरुआत हुई तो विश्व की अर्थव्यवस्था जो थी वो संकुचित हो गई। अब जिस तरीके से व्यापार का विकास हो रहा था उसमें कमी आ गई। तो इस बात को समझने के लिए कि भारत पर महामंदी का कितना असर पड़ा, इसको समझने के लिए हमको ये समझना होगा कि विश्व की अर्थव्यवस्था कितनी एकीकृत हो चुकी थी। यानी विश्व की जो अर्थव्यवस्था थी वो किस तरीके से एक जगह से प्रभावित हो जाती थी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि विश्व की अर्थव्यवस्था जो थी वैश्विक रूप से अपना जो है योगदान दे रही थी, और इससे वजह से जब एक जगह कहीं संकट की स्थिति उत्पन्न होती थी तो उसकी कपकवाहट जो होती थी बाकी हिस्सों में भी पहुंच जाती थी। तो इस तरीके से जो स्थितियां उत्पन्न हुई उससे लोगों की ज़िंदगी, अर्थव्यवस्था और समाज भी प्रभावित हो उठते थे। तो ऐसे में भारत की जो स्थिति थी, भारत की जो ज़िंदगी थी, अर्थव्यवस्था थी, समाज थी, वो भी प्रभावित होना लाजमी है। जैसा कि आप पीछे देख चुके हैं कि औपनिवेशिक भारत किसी वस्तुओं का निर्यातक और तैयार माल का आयातक बन चुका था। यानी भारत से कच्चे माल जो थे इंग्लैंड को जाते थे, और इंग्लैंड से बने हुए उत्पादित माल जो होते थे भारत में आकर के बेचे जाते थे। तो ऐसी स्थिति में महामंदी ने भारत के व्यापार को भी प्रभावित किया। 1928 से 34 के बीच देश का जो आयात निर्यात था वो घट करके आधा रह गया। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत गिरने लगी तो यहाँ भी कीमतों में कमी आई। 1928 से 34 के बीच गेहूं में 50% की गिरावट दर्ज की गई। तो कहने का मतलब ये कि जो आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ उसका भी असर भारत पर देखने को मिला, क्योंकि भारत जो था वो उस समय इनडायरेक्टली जो था विश्व बाजार से जुड़ चुका था इंग्लैंड के माध्यम से। और ऐसी स्थिति में जब इंग्लैंड में स्थिति खराब हुई तो भारत पर भी उसका असर देखने को मिला। कह रहा है कि शहरी निवासियों के मुकाबले, अगर हम बात करें शहर के लोगों के मुकाबले, तो गाँव के जो किसान थे, काश्तकार थे, उनको ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा आर्थिक संकट का। हुआ ये कि कृषि उत्पादों की कीमत जो थी वो तेज़ी से नीचे गिरी, लेकिन सरकार के द्वारा जो कर था उसको माफ़ नहीं किया गया। और ऐसी स्थिति में सबसे बुरी मार जो थी काश्तकारों को पड़ी, जो विश्व बाजार के लिए उपज पैदा करते थे। अब इन काश्तकारों में भी उन लोगों को सबसे ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा जो विश्व बाजार के लिए उत्पादित करते थे, यानी व्यापारिक फसलों का उत्पादन करते थे, उनको सबसे ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा। जैसे यहाँ कह रहा है कि बंगाल के जूट किसान और उत्पादकों को ही देख लीजिए, वह कच्चा माल पटसन उगाते थे जिसके कारखानों में टाटा की बोरियां बनाई जाती थी। जब टाटा निर्यात बंद हो गया तो कच्चे पटसन की कीमत में 60% से ज़्यादा गिरावट आ गई। निश्चित तौर पर जब फैक्ट्री ही बंद हो जाएगा तो फिर कच्चे माल की ज़रूरत होगी ही नहीं। तो इसी स्थिति में जब टाटा निर्यात बंद हुआ तो पटसन की जो कीमतें थी उसमें 60% की गिरावट दर्ज की गई। परिणाम यह हुआ कि जिन काश्तकारों ने दिन फिरने की उम्मीद से, यानी इस उम्मीद से ज़्यादातर पटसन का उत्पादन किया था कि अगर उसको बिका जाएगा, बेचा जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा होगा, तो उन लोगों की आमदनी जो थी वो कर्जे में ले रखे थे उसको अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए। तो ऐसी स्थिति में उन लोगों को क्या हुआ, सही मोल नहीं मिल पाया उनके उत्पादन का। परिणाम ये हुआ कि वे दिनों दिन कर्जों में डूबते गए। और इस विपत्ति को ध्यान में रख करके बंगाल के कवि ने एक लिखा। क्या लिखा, आइए देखते हैं क्या इस विपत्ति को उन कवि ने अपने लेखनी के माध्यम से बताया। कहा कि चलो भाइयों, नगद की उम्मीद में और ज़्यादा पटसन तुम उगाओ। यानी भाइयों चलो, क्योंकि पटसन जो होता था नकदी फसल होता था, उसको बेच करके तुरंत पैसा कमाया जाता था। इसलिए इन्होंने कहा कि पटसन तुम उगाओ और उससे नकदी पैसे कमाओ, लागत और कर्जे में पिस कर ना उम्मीदें पाओ। और इन चीज़ों के उत्पादन करने के लिए क्या होगा, कर्जा लेना पड़ेगा और उसमें बहुत ज़्यादा पूंजी आपको लगानी होगी, क्योंकि व्यापारिक फसल होती है उसमें करने में ज़्यादातर पूंजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो जब पूंजी लगाएंगे और कर्जे लेकर के लगाएंगे तो फिर लास्ट में जो बिक नहीं रहा है तो 60% की गिरावट आ रही है। तो उससे क्या हो रही है कि जिस उम्मीद से हम लोगों ने, यानी जिस उम्मीद से किसानों ने पटसन की खेती की, वो उम्मीद अब पूरी नहीं हुई। सारी पूंजी लगाकर फंसाकर फसल खड़ी कराओ और घर पर बैठे बनिया देंगे 5 रुपये मन भाव। यानी अपनी पूरी पूंजी जो है फसल में लगा दीजिए और फसल खड़ी हो जाए तो उसके बाद जो होगा पूरी बनिया जो होगा वो 5 रुपये का एक मन लेगा। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो लागत है वो बिल्कुल जो है ज़्यादा है और जो आपको मिल रहा है वो बहुत कम है। तो इस दशा से किसान जो थे उस समय गुजर रहे थे।
नेक्स्ट करें कि पूरे देश के काश्तकार पहले ही ज़्यादा कर्ज में डूब गए थे। जैसे कि आप लोगों ने देखा तरह तरह के जो अंग्रेजी सरकार ने भू लगान नीतियाँ अपनाई, तो उससे पहले ही काश्तकार जो थे कर्ज में डूबे थे। जैसे खर्चे पूरा करने के चक्कर में उनकी बचत खत्म हो गई, जो पैसे बचे हुए थे उसको ख़त्म कर दिया इन लोगों ने खा खा करके। इसके अलावा ज़मीन जो थी वो सूदकारों के पास गिरवी पड़ी थी, घर के गहने जेवर बिक चुके थे। मंदी के इन्हीं सालों में भारत में कीमती धातुएं खासतौर पर सोना का निर्यात करने लगा। तो भारत के जो लोग थे उनके पास जो थे रोजगार नहीं थे, उनके पास जो थी साधन नहीं थे। ऐसी स्थिति में उन लोगों ने क्या किया कि अपनी जो बचत थी, पैसे बचा रखे थे, उसको खाना शुरू किया। इसके बाद भी जब उन्होंने अपने कर्ज नहीं चुकाए तो ज़मीन जो था वो सूदकारों ने ले ली, यानी साहूकारों ने उस पर गिरवी रख उसको अपने अंडर ले लिया। इसके अलावा जो जेवर जवाहरात थे वो सब बिक चुके थे। और ऐसी स्थिति में मंदी के वजह से भारत से जो कीमती धातुएं थी जैसे सोना था उसका निर्यात होने लगा, यानी इंग्लैंड जाने लगा या अन्य देशों में जाने लगा। जैसे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री किन्स का मानना था कि भारतीय सोने के निर्यात ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में काफ़ी मदद मिली। यानी जो अर्थव्यवस्था एकाएक रुक गई थी आर्थिक संकट की वजह से, जब भारत से सोना जाना शुरू हुआ तो उसमें कुछ जान देखने को मिली विश्व की अर्थव्यवस्था में। यानी इंग्लैंड की दशा जो थी वो निश्चित तौर पर सुधरी, लेकिन भारतीयों को इसका कोई लाभ नहीं हुआ। 1931 के मंदी अपने चरम पर थी और ग्रामीण असंतोष और उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था। उसी समय महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। यानी 1931 का जो काल था, एक तो आर्थिक संकट था ही उस समय, इसके अलावा लोगों के जो रोजगार चले गए थे, बेरोजगारी भुखमरी बढ़ रही थी, उससे जो था भारत के लोग में एक असंतोष था, क्योंकि अंग्रेजी सरकार जो थी उनको उन चीज़ों से उबारने की कोशिश न करके बल्कि और ही उन पर जो है कड़ा प्रतिरोध जता रही थी, उनके विद्रोहों को दबा रही थी, उन पर तरह तरह के अत्याचार कर रही थी। तो ऐसी स्थिति में पूरी उथल पुथल का दौर था और इसी समय महात्मा गांधी का पदार्पण हुआ एक बार फिर असहयोग आंदोलन के बाद, और उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, यानी सिविल नाफरमानी, यानी सरकार की नीतियों की उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। नेक्स्ट का है कि यह मंदी भारत के लिए उतनी दुखदायी नहीं रही, यानी शहरी भारत के लिए, यानी शहर में जो लोग रहते थे उनको ज़्यादातर इस महामंदी का दुख झेलना नहीं पड़ा। परिणाम क्या हुआ कि कीमती गिरते जाने की वजह से शहर में रहने वाले लोगों की हालत ठीक रही, जिनकी आय निश्चित थी। यानी सामान के दाम गिरे, आय तो उनकी निश्चित थी। मान लीजिए कि 5,000 रुपया एक शिक्षक है वो कमा रहा है। पहले जो था सामानों के दाम जो थे 10 रुपया किलो चावल था, अब उसके दाम गिर गए तो उसको मिलने लगा 4 रुपये चावल, 3 रुपया चावल। लेकिन उसके जो वेतन थे वो तो निश्चित थे, उसको 5,000 रुपये का मिलना ही है। तो इस वजह से हुआ ये कि उनकी हालत पर जो है कोई असर नहीं पड़ा, यानी उनकी स्थिति जो थी वो ठीक रही। जैसे कौन कौन से लेते, जैसे ज़मींदार थे। अब ज़मींदार जो लोग थे वो अपनी ज़मीनों को भाड़े पे दे देते थे काश्तकारों को, तो उनको बंधा बनाया भाड़ा मिल जाता था, यानी उसमें से 1 रुपया भी उनको कम होने वाला नहीं है। इसी तरह मध्यम वर्गीय वेतन भोगी कर्मचारी, यानी जिन जिन लोगों को वेतन मिलता था, चाहे डॉक्टर हो, शिक्षक हो, वकील हो, इंजीनियर हो, इस पेशे के जो लोग थे उन लोगों को तो वेतन एकदम निश्चित तौर पर मिलना ही था। तो ऐसी स्थिति में जो शहरी लोग थे उन लोगों पर आर्थिक संकट के ज़्यादा मार नहीं पड़ा। राष्ट्रवादी खेमे में दबाव में उद्योगों की रक्षा के लिए सीमा शुल्क बढ़ा दिए गए थे, जिससे औद्योगिक क्षेत्र में निवेश में तेजी है। यानी राष्ट्रवादी लोगों ने क्या किया कि उद्योगों की रक्षा के लिए इन लोगों ने तय किया कि जो सीमा शुल्क ला रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, उन पर ज़्यादा से ज़्यादा शुल्क लगाया जाए। परिणाम यह हुआ कि जो औद्योगिक क्षेत्र थे उसमें तेज़ी से निवेश करने की स्थिति उत्पन्न हुई, यानी उद्योगों क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जो हैं खर्च किए गए। तो ये थी आज की हमारी वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहें, सीखते रहें, देखते रहें। धन्यवाद।